डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और आज हम इसके आखिरी मराहिल पर मौजूद हैं। आज हम इंशाल्लाह कुछ स्टेप्स यानी कुछ प्रिंसिपल्स को हम और डिस्कस करेंगे। पिछली दो क्लासेस में, दो लेक्चर्स में हमने तकरीबन 8 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। आज हम कुछ प्रिंसिपल्स को और डिस्कस करेंगे और फिर इस प्रिंसिपल की जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको हम वाइंड अप कर देंगे। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चले आएंगे। आज हम जो पहला प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश में हम इसे कहते हैं प्रूडेंस, और ब्रिटिश में इसको हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। लेकिन अमेरिकन में यानी कि जब एडीसी या बीकॉम वाले स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं तो वो इसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के नाम से पढ़ते हैं आमतौर पर। ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी डेली लाइफ पर है। ठीक है, कैसे? पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तैयारी कब करनी चाहिए? सर जब होंगे, जब देखा जाएगा, जब तैयारी करेंगे। ऐसा ही होता है। तो जब एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तब तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर होता क्या है सर, टाइम बहुत कम रह गया, शॉर्ट शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़े थोड़े तैयारी, थोड़े थोड़े चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। थोड़े थोड़ी चीज़ों की तैयारी करते हैं, थोड़े थोड़े नंबर आते हैं, फिर थोड़े थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो बेहतर क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? बेहतर तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए कि आप पहले दिन से ही, यानी कि आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या आपको पता है कि मुझे एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है, तो पहले दिन से ही आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ये आपका प्रोसीजर होना चाहिए, तरीक़ाकार होना चाहिए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि आप पहले से चीज़ों के लिए क्या रहें, तैयार रहें। पहले से चीज़ों के लिए तैयार रहने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई नुकसान मुझे होने वाला है तो उसे आप पहले से रिकॉर्ड करके रख लीजिए। यानी अपने नुकसान को कभी भी कम रिकॉर्ड ना कीजिए, हमेशा उसे वक्त से, मतलब उससे ज़्यादा ही रिकॉर्ड कीजिए, वक्त से पहले ही उसे रिकॉर्ड करके रखिए, ताकि आप उस नुकसान के लिए, आने वाले वक्त के लिए पहले से तैयार रहें। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी आप पर आने वाली है, आपको लगता है कि मुझे आइंदा वक्त में कोई कर्जा देना है, तो आप उसे अभी से रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि हाँ भाई मेरी लाइबिलिटी आने वाली है, उसे मैं अभी से जहन में रख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की तो फिर आप उसे पे करने में चूक सकते हैं, यानी कि आपकी नज़रों से ओझल हो सकती है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपका कोई नुकसान है, यानी लॉस है, फ्यूचर का लॉस, अभी नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, या आपकी कोई फ्यूचर की लाइबिलिटी है, कोई फ्यूचर में लाइबिलिटी आप पर आने वाली है, आपको लगता है कि मुझ पे नुकसान आने वाला है और मुझ पर लाइबिलिटी आने वाली है, तो उसे आप रिकॉर्ड करके रखें। यानी आप अपने नुकसान को और अपनी लाइबिलिटीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, यानी कभी भी आप उन्हें कम रिकॉर्ड ना करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि मुझ पे 10,000 का कर्जा है, आपने बोला छोड़ो यार, 10,000 का कर्जा अभी तो नहीं देना, बाद में देना है, अभी सिर्फ 2,000 रुपये कर्जा देना है, तो अभी लाइबिलिटी में सिर्फ अपनी 2,000 रुपये लिख लेता हूँ। गलत हो जाएगा। आप 2,000 रुपये लाइबिलिटी लिखेंगे, आप 2,000 रुपये के लिए ही तैयारी करेंगे और 2,000 रुपये ही पे करके आप सुकून से सो जाएंगे। बाकी 8,000 का जब कर्जा आपके सर पर आएगा आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अपने नुकसान को और अपनी लाइबिलिटीज़ को, लॉस और लाइबिलिटीज़ को, कभी भी इन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें, इन्हें पहले से ही ज़्यादा रिकॉर्ड कर करके, यानी जितनी है उतनी रिकॉर्ड करके रखें, सही, कम ना रिकॉर्ड करें। और अपने एसेट्स को और अपने प्रॉफिट को, अपने एसेट्स को और अपने प्रॉफिट को कभी भी ज़्यादा रिकॉर्ड ना करो। आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, जब होगा तब लिखेंगे। अभी से अगर आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड करके रख दिया तो होगा क्या, आपके दिमाग में कि हाँ जी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आने वाला है, चलो भाई रिकॉर्ड करके रख दिया। अब खुदा ना खास्ता अगर वो प्रॉफिट अगर नहीं आया, ओ हो, तो आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। आपने जो प्लानिंग करके रखी हुई होगी, आपके दिल में जो खुशी होगी, वो सब जो है वो दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। तो अपने एसेट्स को और अपने प्रॉफिट को कभी भी ज़्यादा रिकॉर्ड मत कीजिए। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रूडेंस प्रिंसिपल मीन्स दैट प्रॉफिट एंड एसेट्स शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, यानी अपने प्रॉफिट को और अपने एसेट्स को ज़्यादा रिकॉर्ड मत कीजिए। ओवर स्टेट मीन्स ज़्यादा रिकॉर्ड ना कीजिए। और अपने लॉसेस को और लाइबिलिटीज़ को शुड नॉट बी अंडरस्टेट, उसे कभी भी कम रिकॉर्ड ना कीजिए। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल एक मैं यहाँ दे रहा हूँ, दूसरी मैं वर्बली आपको बता दूंगा क्योंकि जगह कम होती है भाई यहाँ पर। आपके पास नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट है 40,000 का, इस पर डेप्रिसिएशन होता है, बिल्कुल होता है सर, 10,000 इस पर डेप्रिसिएशन होता है। अगर 10,000 इस पर डेप्रिसिएशन है, ठीक है,
तो अब मेरे एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30,000। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लिखूं, ठीक है, मार्केट की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं अपने कारोबार की बात कर रहा हूँ। हम अपने कारोबार पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10,000, कि हमारे मुताबिक इसकी 10,000 कीमत गिर गई है। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन ना चार्ज करूं तो अब भी मेरा एसेट कितना शो होगा, 40,000। यानी मैं अपने एसेट को 30,000 के बजाय 40,000 पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। जब 40,000 पे मैं इसे रिपोर्ट करूँगा तो मैं क्या माइंड लेकर बैठा हुआ हूँ, ज़रा सोचिएगा। मैं ये सोच के बैठूंगा, अरे यार मेरे पास 40,000 की चीज़ मौजूद है, मैं मार्केट में जब दिल करे बेच सकता हूँ उसे 40,000 में। हालांकि मेरे मुताबिक वो 30,000 की होनी चाहिए। मुझे अपने एसेट को ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे अपने एसेट को कम रिकॉर्ड करना चाहिए, 30,000 पर रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं तो मेरे एसेट तो 40,000 का ही है। तो मैं अपने एसेट को ओवर स्टेट कर रहा हूँ, ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे डिसीजंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे शायद फ्यूचर में नुकसान भी उठाना पड़े। ठीक है, एक और एग्जांपल, हम हर महीने की पहली तारीख को आप तमाम स्टूडेंट्स को फ़ी वाउचर यानी फ़ी इनवॉइस जो है वो जनरेट करते हैं थ्रू ईमेल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, हमने 200 स्टूडेंट्स को वो फ़ी इनवॉइसेस जनरेट कर दी और टोटल अमाउंट लिख दी यहाँ पे 40,000, कि हमें आपसे फ़ी रिसीवेबल यानी जो पैसे लेने हैं वो है 40,000। अब हर महीने ऐसा ज़रूर होता है कि तमाम स्टूडेंट फ़ी नहीं पे कर पाते। कभी कोई स्टूडेंट डिसाइड करता है कि सर बस मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या मैं इस साल पेपर नहीं देना चाहता, तो मैं फ़िलहाल अभी स्टडीज़ को अपने स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो 200 स्टूडेंट्स में से मिसाल के तौर पर 195 स्टूडेंट्स ने फ़ी पे कर दी और बाकी 5 स्टूडेंट्स फ़ी पे नहीं करते। जो पे नहीं करते, ज़ाहिर सी बात है वो हमारे पैसे जो बैड डेट्स बन जाते हैं। तो मैं अपने रिसीवेबल को पहले दिन ही अगर ये दिखा दूं कि भाई मुझे 40,000 जो है वो अपने स्टूडेंट से मिलेंगे, और ये ना दिखाऊं कि उसमें से कुछ पैसे बैड डेट्स भी होंगे, तो इट मीन्स कि मैं ये माइंड लेकर बैठा हुआ हूँ कि मुझे 40,000 ही मिलेंगे। इसी 40,000 में से मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पे करूँगा, इसी 40,000 में से मैं बाकी टीचर्स को सैलरी भी पे करूँगा, इसी 40,000 में से मैं अपने तमाम एक्सपेंसेस भी पे करूँगा। तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते। तो इसमें से बैड डेट्स को ज़रूर मुझे निकालना पड़ेगा, यानी बैड डेट्स मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 1,000 ही सही, अगर 1,000 बैड डेट्स है तो वो मुझे इसमें से माइनस कर देना चाहिए, और मुझे सोचना चाहिए कि नहीं भाई 40,000 नहीं मिलेंगे, 39,000 मिलेंगे। अब जो भी करना है मुझे इसी 39,000 में ही करना है। लेकिन अगर मैं ये बैड डेट्स रिकॉर्ड ना करूँ, ठीक है, यानी मैं अपने एसेट को 39 के बजाय 40,000 पर ही रिकॉर्ड करूं, ओवर स्टेट ज़्यादा पर रिकॉर्ड करूं, तो मैं 40,000 माइंड पर लेके बैठा हुआ, 40,000 आएंगे, 40,000 में से पे करूंगा, और आए 39,000 तो बाद में मुझे परेशानी हो जाएगी। तो अपने एसेट्स को कभी भी ज़्यादा रिकॉर्ड ना कीजिए, अपने प्रॉफिट को भी ज़्यादा रिकॉर्ड ना कीजिए। प्रॉफिट ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मतलब यही है कि भाई ये प्रॉफिट हमें मिलेगा। अब जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो आप उसे पहले से रिकॉर्ड क्यों करेंगे? ठीक है, पहले से प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके बैठ दिया, पता चला वो प्रॉफिट मिले ना, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। और इसी तरीके से अपनी लाइबिलिटीज़ को, कोई कर्जा, आपकी बात करता हूँ, आप पर 3 महीने की फ़ीस ड्यू है, आपने बोला ठीक है सर मैं अभी 1 महीने की देने वाला हूँ, तो मैं 1 महीने की लाइबिलिटी अभी लिख लेता हूँ, मैं आपको 3 तारीख को दे दूंगा। आपने 1 महीने की फ़ी रिकॉर्ड कर ली कि भाई 1 महीने की फ़ीस मुझे अभी पे करनी है। हालांकि आप पे लाइबिलिटी 3 महीने की है, लेकिन आपने रिकॉर्ड की कि सर मैं अभी 1 महीने की दूंगा, 1 महीने की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। अब आपके माइंड में क्या है, लिखा हुआ क्या है कि 1 महीने की फ़ीस जो है, मुमकिन है कि आप जो है वो लिखे हुए को फॉलो कर रहे हो। तो कारोबार में भी ऐसा होता है, जो लिखा हुआ बस वही नज़र आ रहा होता है, चीज़ें याद थोड़ी रहती हैं। कारोबार में तो हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है कि 1 महीने की लाइबिलिटी है, और आपने 1 महीने की लाइबिलिटी का प्लान बनाया और 1 महीने की लाइबिलिटी के मुताबिक ही मुझे फ़ी पे कर दी। आपकी 2 महीने की फ़ी ड्यूज़ जो है वो क्लियर नहीं थी, यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई भाई कैंसिल, लो भाई नुकसान हो गया। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ को क्या किया आपने, अंडर स्टेट रिकॉर्ड कर दिया, कम रिकॉर्ड कर दिया। कम रिकॉर्ड ना करें लाइबिलिटी को, ज़्यादा रिकॉर्ड करने से आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कम रिकॉर्ड कर देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज़ को अपनी कम रिकॉर्ड ना कीजिए, या फ्यूचर में कोई होने वाला नुकसान अगर है, आपको लगता है कि नुकसान होने वाला और होगा, तो उसे भी अंडर एस्टिमेट ना करें, यानी उसे भी आप पहले से रिकॉर्ड करके रखें। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, या कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि कभी भी अपने एसेट्स को और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा रिकॉर्ड मत कीजिए, कभी भी अपनी लाइबिलिटीज़ को और अपने लॉसेस को कम रिकॉर्ड ना कीजिए। ये है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। ठीक है, अब आते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल है, या पर इसे रेवेन्यू रिकग्निशन भी कहते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन ये ओ लेवल्स में है, और रेवेन्यू रिकग्निशन ये एडीसी और बीकॉम में। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है,
The realization principle means that the revenue is only regarded as being earned when the legal title to the goods passes from the seller to the buyer. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड की जाएगी, यानी आपकी आमदनी उसी वक्त रिकॉर्ड की जाएगी जब लीगली आप गुड्स या सर्विसेज किसी दूसरे को बेच देंगे। लीगली, ठीक है, पोजेशन की बात नहीं हो रही, लीगली चीज़ दूसरे को देने की बात की जा रही है। अब क्या मुराद है इससे, आइए ज़रा यहाँ पर बात समझ लेते हैं। सर बात समझ में नहीं आई है, जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल दूंगा तो बात समझ में आएगी ना। ओके, लिखा हुआ रिसीव्ड कैश इन एडवांस फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड आफ्टर 1 वीक। मैंने आपसे पैसे ले लिए एडवांस में और आपसे वादा किया कि इसके बदले जो गुड्स हैं वो मैं आपको 1 हफ्ते के बाद डिलीवर कर दूंगा। पैसे ले लिए आपसे एडवांस में, लेकिन गुड्स डिलीवर नहीं की, तो क्या ये मेरी आमदनी है या नहीं है? नहीं सर, सिर्फ पैसे लिए हैं आपने, क्या गुड्स मैंने डिलीवर कर दी? लीगली गुड्स मैंने आपको पास कर दी है? नहीं की। तो लीगली वो चीज़ अब भी मेरी है, वो लीगली वो चीज़ अभी तक मैंने आपको डिलीवर नहीं की, तो लीगली वो चीज़ अभी तक सेल नहीं हुई है। जब लीगली वो चीज़ सेल नहीं हुई है तो उसके बदले जो मैंने पैसा लिया, लीगली वो पैसा भी मैंने नहीं कमाया। तो जब पैसा मैंने नहीं कमाया तो मुझे उसे अपने रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब तक आप एक्चुअली पैसा ना कमा लें तब तक आप उसे अपने रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए भी आपको। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल, बहुत बड़ी सी एग्जांपल होती है जो मेरे साथ बड़ी होती है, और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास एक ख़ास किस्म की बुक, हम यहाँ से स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप बाय कर लीजिए। स्टूडेंट्स को वो बुक्स मिलती नहीं है, तो स्टूडेंट कहते हैं सर आप ला कर दे दें। ठीक, कोचिंग सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज कोचिंग सेंटर कॉलेज की, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा। तो वो बुक मैं किसी पब्लिशर से बाय कर लेता हूँ। अब उस पब्लिशर से मेरी डीलिंग क्या है? उस पब्लिशर से मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं आपसे अभी 20 बुक्स लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जितनी बिकेंगी मैं आपको उतने के पैसे दूंगा, जितनी नहीं बिकेंगी उतनी बुक्स मैं आपको वापस कर दूंगा। वो पब्लिशर कहते हैं हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पब्लिशर ने फॉर एग्जांपल मुझे दे दी है 20 बुक्स, उन्होंने मुझे सेल करनी है 20 बुक्स, सेल की नहीं है, बस उन्होंने बुक्स मुझे डिलीवर कर दी है। तो क्या उनकी आमदनी 20 बुक्स की हो गई है? इसका जवाब है नहीं। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मैं कहता हूँ कि सर 20 में से 18 बुक्स बिक गई हैं, बाकी 2 बुक्स नहीं बिक सकती, ये आप वापस ले लें। तो अब हाँ, अब वो कह सकते हैं कि एक्चुअली जो उनकी सेल हुई है वो 18 बुक्स की सेल हुई। अब वो अपनी जब सेल रिकॉर्ड करेंगे तो वो 18 बुक्स की अपनी सेल को रिकॉर्ड करेंगे, यानी मैं उन्हें 18 बुक्स के पैसे दूंगा, बाकी 2 बुक्स मैं उन्हें वापस कर दूंगा। तो रेवेन्यू रिकग्निशन या रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप अपनी आमदनी को उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ मेरी आमदनी हो गई है और इतनी ही हुई है। जब तक आपको यकीन ना हो, जब तक आप शुबे में हैं, शक में हैं कि पता नहीं मेरी आमदनी हुई भी है या नहीं भी हुई, तब तक आप उसे आमदनी के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसी और नाम से रिकॉर्ड कर लें, लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड कर लें, लेकिन तब तक आप उसे अपनी आमदनी के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कहता है रियलाइजेशन यानी कि रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है जनाब, तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। जब तक पैसा आपने ले तो लिया लेकिन आपने गुड्स नहीं दी, सर्विसेज नहीं दी, तो वो आपकी आमदनी नहीं है, उसे आपको अपनी आमदनी के नाम से रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने अपनी गुड्स दे दी और सर्विसेज भी दे दी, अब आप बोलेंगे हाँ ये मेरी आमदनी है, अब आप उसे अपनी आमदनी के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूड का वर्ड पढ़ते हैं आप, एक्रूड, एक्रूअल। ठीक है, ये एक्रूड या एक्रूअल से क्या मायने, आइए जरा इस प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं। ये मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। इट रिक्वायर्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स, गिविंग अ मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर। छोड़ो भाई, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पता नहीं अंग्रेजी तो आपको आती होगी, आप समझ जाएंगे। एक्रूअल प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक्सपेंस की, इनकम आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। आपने रेंट पे किया है फॉर एग्जाम्पल 5000 का, लफ्ज़ है पेड। पेड का मतलब है एक्चुअली आप मकान मालिक को 5000 पे कर चुके हैं। एक्चुअली वो कहता है कि भाई आपने पे तो किए हैं 5000, लेकिन अभी भी रेंट ड्यू है आप पर, यानी 2000 का रेंट आपको अभी और देना है। अगर नॉर्मल इंसान हो एक, यानी कि आपके पेरेंट्स हो जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का ना हो, या आपका कोई दोस्त हो जिसका ताल्लुक किसी मेडिकल फील्ड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, या किसी और कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हो, तो वो अगर ये सोचता है तो उसके दिमाग में या आपके दिमाग में भी ये कॉमर्स पढ़ने से पहले यही था कि सर जितना पैसा हमने पे किया
5000, बस वही हमारा एक्सपेंस है। और अगर हमने पे ही नहीं किया तो हमारा एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अभी तक आपने बिल पे नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि आपका खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो बिल पे नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस का या आमदनी का ताल्लुक आपके कैश से नहीं है, सही है। आपके कैश से आपके खर्चों का या आपकी आमदनी का ताल्लुक नहीं है। आपकी आमदनी या खर्चों का ताल्लुक है गुड्स या सर्विसेज से। जितनी आपने सर्विसेज इस्तेमाल कर ली उतना आपका खर्चा हो गया, या जितनी आपने सर्विसेज दे दी उतनी आपकी आमदनी हो गई, ठीक है। आप ज़रा सोचिएगा, अगर हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्रेडिट पर अगर सेल करते हैं तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स को या अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ओ लेवल्स वाले रिकॉर्ड करते हैं और एडीसी या बीकॉम वाले अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, एक ही बात है। ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं आप? सेल्स को क्रेडिट करते हैं। कब? जब आप क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, क्रेडिट पर सेल करने का मतलब क्या है कि सर क्रेडिट पर सेल करने का मतलब ये है कि हमने सामान बेचा है उधार पर जिसका पैसा अभी हमें नहीं मिला। जब पैसा नहीं मिला तो क्या हमारी आमदनी हुई? नहीं सर, पैसा तो आया नहीं, तो आमदनी कैसी? तो फिर सेल क्यों रिकॉर्ड किया आपने? क्योंकि सेल क्या है सर? सेल तो रेवेन्यू है, यानी हमारी इनकम है, यानी हमारी आमदनी है। अगर सेल मेरी आमदनी है तो पैसा तो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मेरी आमदनी का ताल्लुक मेरे पैसों से नहीं है, मेरी आमदनी का ताल्लुक मेरी गुड्स या मेरी सर्विसेज से है। मैंने अपना माल तो बेच दिया ना जी सर, बिल्कुल बेच दिया आपने माल। पैसा मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 1 महीने बाद 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। तो मैंने सामान बेच दिया, मेरी आमदनी हो गई, तो मैं अपनी आमदनी रिकॉर्ड कर लूँगा। कब? जैसे ही मैंने सामान बेच दिया या जैसे ही मैंने अपनी सर्विसेज दे दी। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने पे कितना किया है? 5000। तो अगर कोई आम इंसान हो तो वो यही सोचेगा सर जितना पे किया उतना ही खर्चा होना चाहिए आपका 5000। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, 5000 मैं दे चुका हूँ, 2000 अभी भी देने बाकी हैं, तो मेरा जो एक्चुअल खर्चा हुआ होगा वो हुआ होगा 7000। एक्चुअल रेंट एक्सपेंस जो मेरा हुआ है वो है 7000। 7000 मेरे खर्च हुए हैं। क्यों? 5000 दे चुका हूँ, 2000 और देने हैं अभी, तो सर मेरा एक्चुअल खर्चा जो है वो 7000 हुआ है। ये कहलाता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यानी एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैसों से अपने खर्चों को या अपनी आमदनी को मत तोलिए। पैसा आया तो आमदनी लिखी, पैसा गया तो खर्चे लिखे, नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपने किसी की सर्विसेज इस्तेमाल कर ली, ठीक है, तो आपका खर्चा हो गया, भले पैसा दिया या पैसा नहीं दिया, भले पैसा दिया या भले पैसा नहीं दिया, सर्विसेज यूज़ कर लिया आपने, खर्चा हो गया। कितने की सर्विस यूज़ की आपने? टोटल 7000 की। 7000 में से दिए कितने? 5000, बाकी 2000 अभी देने बाकी हैं। वो देने लेने देने का मामला बाद में चलता रहेगा, लेकिन खर्चा कितना हुआ है आपका? 7000। बिल्कुल वैसे जैसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लिया आपने 7000 का, अभी तक बिल पे नहीं किया, वेटर को बोला थोड़ा वेट करो, अभी तक पैसे जमा कर लें। अब यार तुम्हारी वैसे 7000 का खर्चा हो गया हमारा, दोस्त को बोल रहे हैं आप अपने, हालांकि पैसे अभी दिए नहीं है, फिर भी दिल में ख्याल आ रहा है कि खर्चा हो गया हमारा 7000 का। सही है। ये इसका मतलब आप होटल में बैठे बैठे भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही फॉलो कर रहे हैं कि सर खाना तो खा लिया, खर्चा तो हो गया, अब देना तो है, तो हमारा खर्चा हो गया 7000 का, हालांकि अभी दिया नहीं है, बिल नहीं दिया है आपने, फिर भी माइंड में ख्याल आ रहा है कि सर हमारे 7000 रुपये खर्च हो गए हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि खर्चों का ताल्लुक या आमदनी का ताल्लुक पैसों से नहीं है। खर्चों का ताल्लुक है जैसे आपने सर्विस यूज़ कर ली, आपके खर्चे हो गए। आमदनी का ताल्लुक है जैसे आपने अपनी गुड्स दे दी या सर्विसेज दे दी, आपकी आमदनी हो गई। ये कहलाता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक। इसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी अपने अकाउंटिंग सिस्टम में फॉलो करते हैं उसके लिए डिस्क्लोज करें कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं। कि जैसे आप यहाँ पे बताता हूँ, इट रिक्वायर्स दैट ऑल रेलिवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन and potential liabilities be fully disclosed in financial statements so users are not misled or uninformed। यानी आपके अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको एक पीछे किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, मेजर सेगमेंट है। तो अगर वो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अगर हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो उसका डिस्क्लोजर हमें देना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि ये हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसे अब हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। अब क्यों करना चाहते हैं, रीज़न देना पड़ेगा। इसी तरीके से हम अपने एसेट्स पे कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा कि हम अपने एसेट्स पर, अपने नॉन करंट एसेट्स पर हम ये वाला डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। या अगर आप कभी अपना डेप्रिसिएशन मेथड तब्दील करते हैं तो रीज़न बताना है क्यों तब्दील कर रहे हैं भाई।
सॉलिड रीज़न बताना है, लॉजिक बतानी है कि हम इस वजह से अपना डेप्रिसिएशन का मेथड जो है वो तब्दील कर रहे हैं। तो फुल डिस्क्लोजर जो हमें ये बताता है कि हमें जो भी हमारे कारोबार में सॉरी जो भी हमारे कारोबार में इम्पोर्टेंट मामलात हुए, जो कुछ भी हमने किया है उसके लिए हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। यानी जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, बताना है कैसे निकाला है हमने, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम कब कहाँ क्या फॉलो करते जा रहे हैं, ताकि जो आपके यूज़र्स हैं उन्हें तमाम पिक्चर्स बहुत ही क्लियरली मेंशन हो जाए कि हाँ भाई हम ये काम यूँ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आखिरी प्रिंसिपल है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अ कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड over a specific time period such as monthly, quarterly और annually to allow consistent performance tracking। यानी आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बनाएं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो ये सोचते हैं कि हमें हर महीने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, तो हर महीने आप उसे कंसिस्टेंटली बनाएं, हर महीने बनाएं। ऐसा ना हो कि आपने एक महीने बनाया, दूसरे महीने बनाया, फिर 3 महीने का गैप दे दिया, फिर 1 महीने बनाया, फिर 2 महीने बनाया, फिर 4 महीने का गैप दे दिया। ऐसा नहीं करें, कंसिस्टेंटली आप बनाएं। अगर आपको लगता है कि हर महीने बनाना चाहिए तो हर महीने बनाएं। अगर आपको लगता है नहीं हर महीने बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशानी हो रही है, तो आप 3 महीने बाद बना लें। आपको लगता है नहीं 3 महीने बाद भी नहीं बनाना चाहिए, तो आप हर 6 महीने बाद बनाएं, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। और आपको लगता है नहीं 6 महीने बाद भी नहीं है, तो भाई साल में एक बार बनाना तो लाजिम है, तो साल में एक बार तो ज़रूर बनाएं कम से कम, ये लाजिम है आप पर। तो डिपेंड करता है कि आप कितने पीरियड के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मुझे हर 3 महीने बाद पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या हिसाब किताब रहा, तो आप हर 3 महीने बाद बनाएं। अच्छा, अगर आपने डिसाइड किया है कि हम क्वार्टरली बनाएंगे, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने बाद, तो हर 3 महीने बाद ही बनाएं। ऐसा ना हो कि आपने 3 महीने बाद बनाया, फिर 3 महीने बाद बनाया, फिर आप सो गए, फिर 1 साल बाद बना रहे हैं। नहीं, ऐसा ना करें। कंसिस्टेंटली आप एक ही टाइम पीरियड को फॉलो करें, और वो टाइम पीरियड आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे पास क्या टाइम पीरियड होना चाहिए। तो जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 बार, या फिर एनुअली, तो कोई एक टाइम पीरियड आपने डिसाइड करना है और उसी के मुताबिक आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर भी करनी है लाजमी तौर पर, ठीक है, कंसिस्टेंटली। तो ये था हमारे पास आज का आखिरी प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके कुछ सवालात होते हैं, आपके सामने कुछ कंडीशन लिख कर दी जाएंगी कि फॉर एग्जांपल हमने अपने फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये कौन से प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है, तो आपको वहाँ पर उसके प्रिंसिपल का नाम लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, एक ही लाइन में 2-3 प्रिंसिपल्स भी फॉलो हो सकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन में मल्टीपल प्रिंसिपल्स जो है वहाँ पर फॉलो होते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल भी है, हिस्टोरिक कॉस्ट वगैरह, और सॉरी मैचिंग प्रिंसिपल है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में, एक ही काम में 2-3 प्रिंसिपल जो वो एक साथ फॉलो किए जा सकते हैं। तो आपको इस बात को जहन में रखना है, कोई सेंटेंस पढ़ेंगे उसको देखते हुए आपको प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये बहरहाल अब जब सवाल आएगा तो हम वहाँ पर उसको उस सवाल के हिसाब से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जो वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।